चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। मैं प्रिंस जायसवाल आप सभी का जो है डेली करंट अफेयर के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सभी टॉपिक पे जो है बेटा हम लोग परिचर्चा करेंगे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी क्लास, जब भी मेरी क्लास या कोई भी क्लास आपकी लगे तो सीधे आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ए प्लस आई एस अकेडमी के द्वारा जो है आपको ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें बेटा, आज हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे। तीन टॉपिक कौन कौन से होंगे? पहला टॉपिक हमारा होगा बेटा भारत आसियान के संबंधों को लेकर। जो भारत और आसियान के जो संबंध हैं उन संबंधों को लेकर जो है हम लोग बात करेंगे कि भाई आसियान में कितने देश होते हैं, कौन कौन से देश हैं आसियान में, किसे अभी हाल ही में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तो पहला टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे पीएम श्री योजना पे बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में केरल इससे जुड़ रहा है पीएम श्री योजना से। और तीसरा बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया और संबंधित जो मुद्दे हैं, कैसी प्रक्रिया होती है राज्यसभा चुनाव के, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक वो है आपका भारत और आसियान संबंधों को लेकर। देखिए यहां पर आसियान के देश हैं और यहां लिखा भी है, देखिए 28 अक्टूबर 2025 दिख रहा है कि कोलालमपुर दिख रहा है आप सभी को। और 22 जो है आसियान समिट हो रहा है। और चूंकि आसियान की बात अगर हम करें बेटा, तो आसियान में 10 देश सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये जानो कि भाई सदस्य कौन कौन से हैं आसियान के। क्योंकि आसियान में अगर आप देखेंगे, चलिए हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो आसियान की बात अगर हम करें, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई सदस्य कौन है आसियान। आसियान के बारे में अगर आप जान लीजिए, आसियान क्या है यह आसियान। तो आसियान में टोटल कितने सदस्य हैं बेटा? 10 सदस्य हैं। अब 10 सदस्य हैं। सबसे पहला अगर हम एक एक करके, चूंकि आप लोग अभी बेसिक आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि 10 सदस्य में है कौन। तो सदस्य है कंबोडिया। कंबोडिया कंबोडिया एक सदस्य है। उसके साथ साथ जो है बुर्नोई, बुर्नोई एक सदस्य है बेटा। इसके साथ साथ और भी सदस्यों के बारे में, इंडोनेशिया है, लाओस है, इंडोनेशिया है, लाओस है, लिख लो बेटा लाओस है। टोटल 10 सदस्य है, याद रखना। इंडोनेशिया है बेटा, लाओस है, मलेशिया है, लिख लो बेटा मलेशिया। ये टोटल 10 सदस्यों के बारे में बता रहा हूं। मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, लिख लो म्यांमार। म्यांमार है बेटा, फिलीपींस है, फिलीपींस है, सिंगापुर है बेटा, सिंगापुर है। और इसके साथ साथ देखिए 5 ये हो गए, 3 हो गए, 8 हो गए। सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, लिख लेना EFGHI, लिख लो थाईलैंड और बेटा वियतनाम। थाईलैंड और आई के बाद जे, वियतनाम। यानी कि टोटल 10 इसके सदस्य। तो परीक्षा में कभी काल आसियान से, ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, ये जानना चाहिए, बाकी तो मैं करंट में पढ़ा ही रहा हूं कि 10 सदस्य देश हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो है एक देश है तिमोर लेस्ते, उसे 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। एक देश है तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते, उसे 11वें सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में अभी बातचीत चल रही है। सदस्य के रूप में क्या किया गया है बेटा? उसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया, सैद्धांतिक रूप से शामिल किया गया है। तो ये 10 देशों का नाम पहले आपको याद होना चाहिए, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। पहला पॉइंट तो मेरा यही है कि 10 देशों का नाम बेटा एक बार देख लो आप सभी। कंबोडिया, बुर्नोई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड। इनके टोटल हमारे 10 देश है जो क्या है, आसियान के बेटा सदस्य है। आसियान कितने देशों का है बेटा? आसियान 10 देशों का है, पहली बात। अब प्रश्न आता होगा कि बेटा आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त, याद रखना, यहां पे लिख देता हूं स्थापना की बात। चलो अगले पेज पे लिख देता हूं। तो ये पहले क्या है, पहले तो ये जान लो कि आसियान में कितने देश है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लिखो आसियान की स्थापना, आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो आसियान जो देश है, 10 देशों का एक समूह है, उसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। 8 अगस्त 1967 को हुई थी, पहली बात। और इसकी स्थापना के समय क्या दसों के दसों थे क्या स्थापना में? नहीं,
स्थापना के समय एक घोषणा पत्र निकाला गया जिसका नाम था बैंकॉक घोषणा पत्र, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बैंकॉक में है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। घोषणा पत्र, बैंकॉक बेटा घोषणा पत्र निकाला गया था। इसका हेड ऑफिस का हेडक्वार्टर कहां पर है, बैंकॉक में है। और बैंकॉक किसकी राजधानी है, बैंकॉक थाईलैंड की, थाईलैंड। ठीक है बेटा। बैंकॉक घोषणा पत्र की यानी का मतलब हो गया इसमें इंडोनेशिया था, इनमें मलेशिया था, इनमें फिलीपींस था, इनमें सिंगापुर था, इसमें थाईलैंड था, इसीलिए इसे बैंकॉक घोषणा पत्र कहा गया है। क्योंकि 5 संस्थापक देश कौन थे शुरुआत के 5 संस्थापक देश कौन कौन बेटा, 5 संस्थापक देश थे। तो पहला संस्थापक देश जिसका नाम था इंडोनेशिया, लिख लो। इंडोनेशिया वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन होती है, इंडोनेशिया। दूसरा देश था कौन था बेटा, मलेशिया, लिख लो बेटा, मलेशिया। तीसरा जो देश है बेटा उसका नाम है फिलीपींस, फिलीपींस। चौथा वो देश है जिसका नाम है बेटा सिंगापुर, लिख लो, सिंगापुर। और पांचवा वो देश है जिसका नाम है बेटा थाईलैंड। तो शुरुआत में अगर मान लीजिए पूछ दे कि 5 संस्थापक सदस्यों का नाम बताओ, तो ये बता देना कि 5 संस्थापक सदस्य सर हमारे ये हैं। इसे कहते हैं स्टैटिक पोर्शन। आसियान आज हो 10 साल के बाद पूछे, ये शुरुआत यही होगी। बात समझ में आया सभी को। तो 8 अगस्त 1967 को बेटा इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्योंकि जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर बात करें, चूंकि वर्ष 2025 में, चूंकि अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है, कोलालमपुर चूंकि मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर, वहां पर 22वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन ने इस साझेदारी को और मजबूत किया है। चूंकि मोदी जी गए नहीं, अपने वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी की भारत और आसियान की सदी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कि ये जो अभी जो अवसर मिला है भारत और आसियान शिखर सम्मेलन का, ये पार्टनरशिप नहीं है, यह 21वीं सदी की भारत और आसियान की क्या है बेटा, ये सदी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि इस बार का जो सम्मेलन हो रहा है वो 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है बेटा, भारत आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है। और ये भारत और आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर हो रहा है, ये मलेशिया में हो रहा है। कहां पर हो रहा है बेटा, मलेशिया में जो जगह है जिसका नाम है, लोग घूमने जाते हैं बेटा, कुआलालंपुर, लिख लीजिए, कुआलालंपुर। ठीक है, यहां पर हो रहा है। मोदी जी क्या वहां पर गए? नहीं, मोदी जी वर्चुअल तरीके से, मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से क्या बोला, वर्चुअल तरीके से कहा, क्या कहा, यह शब्द याद रखिएगा कि ये मेंस में काम देगा। 21वीं सदी की भारत आसियान, याद रखिएगा 21वीं सदी की बेटा, कहा उन्होंने कि भारत और आसियान शिखर सम्मेलन ने इस साझेदारी को, इस पार्टनरशिप को और मजबूती प्रदान की है, मजबूती प्रदान की है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा, जितना भी आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, छोटी छोटी मगर ये मोटी बातें एक एक लाइन में इसीलिए आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोग अभी बेसिक तैयारी बेटा आप लोग कर रहे हो। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, बेसिक तैयारी आप लोग कर रहे हो। बात समझ में आया? भारत और आसियान का जो द्विपक्षीय संबंध है, ये संबंध रिलेशन जो है वो ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि आसियान के 10 देशों के साथ जो 10 देश है, वो भारत का जो व्यापारिक जो रणनीतिक साझेदारी है वो 2022 में स्थापित हुई थी। और भारत और आसियान मिलकर पूरी दुनिया का मान लो तो 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1/4 आबादी, सोचिए, दोनों व्यापार भी करते हैं। और भारत जैसा मार्केट कौन छोड़ना चाहता है, जहां पर इतनी पॉपुलेशन है, सब कुछ है भारत के पास। तो याद रखिएगा कि जो हमने व्यापक जो रणनीतिक साझेदारी की थी वो 2022 में स्थापित हुई थी। यानी मैं कह दूं कि भारत और आसियान का रणनीतिक साझेदारी जो है, साझेदारी, ये शुरू कब हुई थी, ये 2022 में शुरू हुई थी।
2022 में, और 2022 में शुरू हुई थी। और भारत और आसियान, पूरी पॉपुलेशन का, भारत प्लस आसियान की बात अगर करें तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 1/4 भाग है पूरे विश्व की संख्या का। विश्व की संख्या का क्यों इंपॉर्टेंट है आसियान, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है आसियान? विश्व की लगभग, मैं कह रहा हूं, 1/4 आबादी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बताओ, भारत जैसा जिसके पास मार्केट मिल जाएगा, वो अपने आप को अच्छा समझेगा कि नहीं समझेगा? दोनों देश, चाहे मैं हूं चाहे आसियान के देश हो, शिक्षा की बात करते हैं, व्यापार, तकनीकी सहायता, समुद्री सुरक्षा, पर्यटन, संस्कृति जैसे घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं। और यहां तक कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पूरब की तरफ देखो जो नीति है, वो आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रमुख कड़ी भी है। बात समझ में आया सभी को? तो आसियान का मेन उद्देश्य ही यही है कि भारत का जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, यानी कि पूरब की तरफ देखो नीति जो है, वो आसियान देशों के साथ संबंधों को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रमुख कड़ी के रूप में वो कार्य कर रहा है। तो जितना समझाना था मैंने समझाया, जितना लिखवाना था मैंने लिखवाया, लेकिन ये दोनों बातों को बेटा आपको बड़े आराम से, इजीली तरीके से, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने कहा कि भारत का क्या बेटा? तो भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट, भारत का बेटा एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ संबंधों को, लिख लो, आसियान देशों के साथ संबंधों को, आसियान देशों के साथ बेटा संबंधों को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रमुख कड़ी है। मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रमुख कड़ी है। चलिए इसको देख लीजिए, 1 मिनट। हेलो, हेलो, कौन? चलिए, तो बेटा इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हमने चर्चा परिचर्चा अभी किया, किसी कोई डाउट हो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट किसी को नहीं आएगा इस पे, इतना तो मुझे पता ही है। अगर हम बात करें, चूंकि सारी चीजों को हमने चर्चा किया, अब जो 22वां आसियान शिखर सम्मेलन है, मैंने कहा कि भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रमुख कड़ी है। इस बार चूंकि मोदी जी गए नहीं, वर्चुअल तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो भारत और आसियान का क्या है, 21वीं सदी के दोनों के रिश्तों को क्या करेगा, ये मजबूत करेगा। अभी हाल ही में चूंकि 22वां शिखर सम्मेलन हुआ, और 22वां शिखर सम्मेलन जो हुआ, वो व्यापार व निवेश को इससे गति मिलेगी। तो जो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ, आसियान भारत शिखर सम्मेलन है बेटा, उस शिखर सम्मेलन से क्या होगा? उस शिखर सम्मेलन से, चूंकि कहां पर हुआ, मलेशिया कोलालमपुर में हुआ, भारत और आसियान के बीच व्यापार, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ट्रेड। ऐसे ही आप लोग को मेंस में भी लिखना है। और निवेश को क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट। सभी लोग तो व्यापार ही करना चाहते हैं, इससे ट्रेड और जो हमारा निवेश है, इसको क्या मिलेगी बेटा? गति मिलेगी, गति मिलेगी, गति मिलेगी। अब बताइए, जब हम लोग किसी से, पूरी दुनिया क्या चाहती है? पूरी दुनिया चाहती है बेटा व्यापार करना, यही तो चाहती है पूरी दुनिया। तो व्यापार कैसे होगा? व्यापार ऐसे ही तो होगा। और जब दो लोग मिलेंगे तो फिर बात होगी आगे की। उसके बाद ही, इसी के साथ ही 26 से लेकर 30 तक का एक कार्य योजना पर भी सहमति मिली। कब से कब बेटा? 26 से लेकर 30 तक का कार्य योजना पर सहमति, कार्य योजना पर सहमति बनी। 26 से लेकर 30 तक की कार्य योजना पर सहमति बनी। और यह सहमति किसके लिए बनी? शिक्षा के लिए बनी, स्वास्थ्य के लिए बनी, खाद्य के लिए लिखिए, सहमति बनी शिक्षा के लिए, खाद्य सामग्री के लिए,
ये जो सहमति बनी शिक्षा के लिए, खाद्य सामग्री के लिए, डिजिटल सहयोग के लिए, लिख लो डिजिटल सहयोग, डिजिटल सहयोग के लिए बनी। इसके साथ साथ तकनीकी इनोवेशन की बात पर केंद्रित थी, तकनीकी नवाचार पर केंद्रित थी, नवाचार पर केंद्रित थी, तकनीकी नवाचार पर बेटा ये केंद्रित थी। इस बात को भी आप सभी को जानना चाहिए। मोदी जी ने तो अपने संबोधन में इसे भारत का सांस्कृतिक साझेदार बताया है। सरकार ने क्या कहा है? भारत का सांस्कृतिक साझेदार, आसियान को सांस्कृतिक साझेदार बताया है। मान लीजिए आपके यूपीएससी की परीक्षा में पूछा जाए कि भाई हाल ही में न्यूज़पेपर में चर्चा में देखा गया किसे मोदी जी ने भारत का सांस्कृतिक साझेदार कहा है, तो आसियान देशों को कहा है। किसको कहा है बेटा? आसियान को कहा है। किसको? आसियान को। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ये वो पॉइंट बोलता हूं मैं जो आपकी परीक्षा के प्रीलिम्स की परीक्षा में आपको याद होगा। जब मैं जितने पॉइंट आपको बोल रहा हूं आप उसको याद रखिए। कोई भी प्रश्न आपसे उठा के इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं पिछले 8-10 सालों से लगातार मैं इन चीजों को एनालिसिस कर रहा हूं, इन चीजों को मैं बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं ताकि उन चीजों को और मजबूत आप कर सकें। यहां तक कि आसियान और भारत जो है समुद्री सहयोग को 2026 तक क्या करने की घोषणा इन्होंने किया है। आतंकवाद के खतरे पर भी चिंता जताई गई है, एकजुट होकर मुकाबला करने की भी बात की गई है। और मैंने कहा कि भारत और आसियान ग्लोबल साउथ के भी साथी है। दोनों को डिजिटल समावेशन के क्षेत्र में, खास सुरक्षा के क्षेत्र में, सिक्योरिटी सुरक्षा के क्षेत्र में, आपदा राहत में भी सहयोग बढ़ाने की बात दोनों ने चिंता जताई है। और पूरी दुनिया में टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोनों मिलकर इस आतंकवाद को समाप्त करने पर भी क्या किए, बातचीत इन्होंने किया है। तो जब भी आप पढ़े, अगर कोई भी प्रश्न आसियान से पूछे कि भाई आसियान की स्थापना कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहां इसका हेडक्वार्टर है, कितने इसके देश हैं, इस बार का कौन सा सम्मेलन था, कहां पर हुआ, क्या मोदी जी ने वक्तव्य दिया, क्या उस सम्मेलन का मेन उद्देश्य है, आगे क्या रणनीति बनाई गई, कम से कम एज ए इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल उसमें बताई जाएगी। लेकिन इसके पहले करंट अपडेट और स्टैटिक्स को मिलाकर मैं जो चीजें बता रहा हूं, ये चीजें भी आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आप सभी को इस पे परिचर्चा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी बड़ी बातें भी कही इसमें, क्योंकि हमारी हर चीजों पे बात बढ़ भी रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाईलैंड की रानी जो मां है उनके निधन पर भी संवेदना व्यक्त किया था। इसी में आसियान में जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, ये भी आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, चूंकि थाईलैंड भी इसका सदस्य है, इसलिए वहां की जो रानी है, उनकी जो रानी मां का निधन हो गया, तो मोदी जी ने गहरा दुख व्यक्त किया भी है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आसियान किन क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है, भारत और आसियान, तो आप कहेंगे कि सर प्रमुख जो क्षेत्र है, कौन कौन से बेटा प्रमुख क्षेत्र है जिसमें सहयोग व्यक्त किया जा रहा है? तो पहला कहेंगे सर डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार। लिख लो डिजिटल, जो हमारे डिजिटली तरीके से जो क्या बेटा कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार, पहला हो गया। दूसरा शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन का आदान प्रदान। दूसरा लिखो शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन का आदान प्रदान, आदान प्रदान। अभी मैं स्पीड बड़ा स्लो कर रहा हूं, धीरे धीरे स्पीड तेज करूंगा मैं। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा अपराध से संयुक्त संबंध, आतंकवाद से समाप्ति, इस पे बात की गई। वास्तव में हरित ऊर्जा पे बात की गई, हरित ऊर्जा, आज ग्रीन एनर्जी की बात की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की गई थी, इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात की गई थी, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात की गई। जलवायु परिवर्तन से बेटा निपटने की बात भी इसी में किया गया था।
सभी को क्लियर है बेटा? एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ो कम से कम उसके बेसिक टर्म को आपको पता होना चाहिए कि यार बेसिक पूछ क्या क्या रहा है, क्योंकि आसियान शिखर सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। यह चूंकि शिखर सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन हुआ वो 26 अक्टूबर 2025 को हुआ, और 26 अक्टूबर 2025 को कहां पर हुआ? मलेशिया की जो राजधानी है कोलालमपुर में आयोजित हुई थी। कुआलालंपुर में आयोजित। देखो एक एक चीज मैं लिख रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। और जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं इसकी अध्यक्षता सह अध्यक्षता की है, जिसका नाम है अनवर इब्राहिम। मलेशिया के पीएम, मलेशिया के पीएम जिनका नाम क्या है बेटा? मलेशिया के पीएम का अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दे, इन्होंने क्या किया? सह अध्यक्षता किया। मलेशिया के पीएम ने क्या किया बेटा? मलेशिया के पीएम ने सह अध्यक्षता किया। इस सम्मेलन में जो अमेरिका के राष्ट्रपति सहित कई प्रमुख नेता भी जो शामिल हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है, इस सम्मेलन चलिए हो भी गया अगर 26 अक्टूबर को, इसका थीम क्या है? परीक्षा में कभी कल थीम पूरा पूछ देता है बेटा, थीम क्या है? इसका थीम इंपॉर्टेंट है, तो लिखो भारत एशियान शिखर सम्मेलन का थीम। थीम किसका? 2025 का थीम पूछता है बेटा। लिखो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, लिखो शेयर्ड, अंग्रेजी में लिख लो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक, इन द इंडो पैसिफिक, यानी कि हिंदी में कहा जाए हिंद प्रशांत क्षेत्र में। लिख लो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, लिख लो बेटा हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि और विरास स्थिरता, साझा समृद्धि और स्थिरता, ये इसका बेटा थीम था। और भारत सरकार ने तो अपनी इस अवसर पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, पूरब की तरफ देखो जो नीति है, उसको अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी क्या किया है बेटा? दोहराया है। ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए। इज दैट क्लियर सभी को? तो ये पहला जो टॉपिक था बेटा काफी इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपसे मान लीजिए पूछे कि भारत आसियान का इस बार का थीम क्या था, तो बताइए कि सर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि और स्थिरता इसका थीम था। यह आपसे पूछा जाए कि इसकी सह अध्यक्षता किसने की, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किया। किस प्रमुख क्षेत्रों पे इन्होंने बात किया? सारे क्षेत्र मैंने आप सभी को बता दिए। इसके साथ साथ ये 22वां आसियान शिखर सम्मेलन था, किन मुद्दों पर बात की गई थी, ये सारी चीजों पे हमने डिस्कशन किया। भारत आसियान क्या होता है, तो 1/4 पूरी दुनिया का, इतने संख्या का पॉपुलेशन का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत आसियान देशों के साथ जो हमारे संबंधों को मजबूत करने की बात भी बेटा इसमें किया गया है। इज दैट क्लियर सभी को? चलिए आगे अगर हम बात करें बेटा अगले टॉपिक पे, क्योंकि हमने इस पे सारा मुद्दे पे हमने बात किया। अगला है पीएम श्री योजना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएम श्री योजना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं बेटा पीएम श्री योजना क्या है, पीएम श्री योजना का मेन उद्देश्य क्या है, और क्या है ये पीएम श्री योजना जिसको लेकर इतनी चर्चा अभी चल भी रही है। पीएम श्री योजना की बात अगर हम करें, तो पीएम श्री योजना जो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसी नाम रखा गया है पीएम श्री योजना। पीएम, पी फॉर पीएम, प्रधानमंत्री, श्री योजना, श्री योजना। अब कहेंगे गुरुजी पीएम श्री का मतलब क्या है, तो लिख लो प्रधानमंत्री, लिख लो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया।
और इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा हुई थी 2022 में। घोषणा हुई थी 2022 में। किसके द्वारा हुई थी? तो इसे प्रधानमंत्री के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी बेटा? पीएम द्वारा हुई थी। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सरकारी विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था बेटा, सरकारी जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों को इसका उद्देश्य था सरकारी विद्यालयों को क्या करना? मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। लिख लो, मॉडल स्कूल जो होते हैं, मॉडल स्कूल के रूप में, स्कूल के रूप में विकसित करना। मॉडल स्कूल के रूप में बेटा इसका मेन उद्देश्य था मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। और आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। ये इसलिए भी किया गया था 2022 में, चूंकि इसकी शुरुआत की गई, ये इसलिए भी किया गया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के जो मानक है उसके उस मानक को पूरा करे। ये इसलिए भी किया गया था कि राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके मानक को पूरा कर सके, जो मानक है उस मानक को पूरा कर सके। बात समझ में आया? ये सारी चीजों को आपको याद रखना। तो अगर आपसे पूछे कि पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है, इसकी घोषणा कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, कम से कम एटलीस्ट ये चूंकि पुरानी योजना है, इस पुरानी योजना में अगर कुछ भी पूछा जाए, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों लेटेस्ट है। केरल इससे जुड़ना चाहता है इसीलिए लेटेस्ट है। इसको पहले इतना याद रखिएगा आप सभी। आप लोग चूंकि अभी शुरुआत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मैं जाते नहीं चाहता कि भारी भरकम चीजें पढ़ाऊं, कुछ चीजों को स्किप कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतना पढ़ लो बेटा, चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, आरएएस की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, या अदर स्टेट की कर रहे हो, या वनडे एग्जाम की तैयारी करो, सब में करंट काम आता है। सब में करंट काम आता है। टीचर की करो, किसी की भी करो, दरोगा सिपाही कुछ भी करो, पटवारी करो, सब में पूछा जाता है। इस योजना के अंतर्गत भारत में 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को उन्नत किया गया है। अभी तक का जो डेटा है 14,500, लिख लो, सरकारी स्कूलों पे काम किया गया, सरकारी स्कूलों पर काम किया गया है, किया गया। सरकारी स्कूलों पे बेटा काम किया गया है। स्कूलों का चयन कैसे होता है? इतने स्कूल है भारत में, कैसे चयन होगा? तो प्रत्येक जिले में कुछ चयनित सरकारी स्कूलों को इसके रूप में चिन्हित किया जाएगा। सभी को नहीं किया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर स्कूल को चिन्हित किया जाएगा। जिले में, हर जिले में जो है स्कूल होते हैं सरकारी, कुछ स्कूल जो पर्टिकुलर लगे कि हाँ यार ये सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, उसको क्या किया जाएगा? चयनित करके उसे मॉडल स्कूल पर उसे किया जाएगा। गुणवत्ता शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा। ये स्कूल छात्रों को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाएगा, पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं देगा, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक देगा, उन्हें इनोवेशन देगा, उन्हें स्किल देगा, ऐसा शिक्षा देगा जिससे वो जीवन में कुछ अच्छा कर सके। किताबी कीड़ा मत बनिए बेटा। ये जो पढ़ा रहा हूं ये सिनॉप्सिस है आपका। अगर पीएम श्री योजना पूछे तो जाके इतना ही सुना देना, इससे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पीएम श्री योजना में मैंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया है। ये स्कूल छात्रों को केवल पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं देगा, ये आधुनिक तकनीक देगा, नवाचार देगा, स्किल देगा, उस शिक्षा पर ये बात करता है। तो लिख लीजिए, तो इसका मेन फोकस किस पे होगा? फोकस, अगर आपसे पूछूं मैं कि मेन फोकस किस पे है, तो फोकस याद रखना बेटा, इसका फोकस किस पर है? इसका फोकस है क्या? क्वालिटेटिव एजुकेशन पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर। लिख लो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बेटा जोर दिया जाएगा। यानी कि ये छात्रों को केवल पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं, आधुनिक तकनीक, नवाचार, स्किल आधारित शिक्षा को ये क्या करेगा? देगा। जो अवसंरचना का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सुधार होगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, जैसे मैं स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू आपसे जुड़ रहा हूं, सोलर लगेगा स्कूल में, बिजली की जगह सोलर लगाया जाएगा, आरओ बढ़िया लगेगा, स्वच्छ जल मिलेगा आपको। यही तो स्मार्ट जगह है, यही तो स्मार्ट कॉलेज होगा, यही तो स्मॉल स्कूल का बनेगा, यही तो कॉन्वेंट स्कूल बनेगा आपका, ताकि सारी चीजें मॉडर्न हो सके। बात समझ में आए सभी को? इसका इस पे बात की गई है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, क्वालिटेटिव एजुकेशन पे फोकस, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा
जो पॉलिसी आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया था? इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मानक को बढ़ाना। उसमें कहा गया था कि बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या कहा गया था? बहुभाषिक। एक चीज ना पढ़ के जीवन में बच्चे आगे बढ़े, बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देना। बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देना, इस पे बात की गई थी। और किस पे बात की गई थी भाई? जीवन कौशल का विकास पे बात की गई थी। जीवन कौशल, स्किल पे बात की गई थी। जीवन कौशल पर विकास की बात की गई थी। और किस पे बात की गई थी? पर्यावरण की जागरूकता पर बात की गई थी। पर्यावरण जागरूकता पर बात की गई थी। सतत विकास के जोर पर बात की गई थी। जोर पर बात की गई थी। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार ये सब चीजें मान लो होगा, जिले के स्कूलों को अगर पकड़ भी लिया जाएगा तो केंद्र और राज्य का अनुपात कितना होगा? तो केंद्र और राज्य की जो पार्टनरशिप है, याद रखिएगा, जो जो पॉइंट बता रहा हूं बेटा एकदम याद रखना। इसके मानक को पूरा करने के लिए इस पे काम किया जा रहा है, पीएम श्री पे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पैसे का ही सारा खेल है, सारा तो गेम पैसे का है ना भाई, केंद्र और राज्य की साझेदारी, तो पूछा जाए सेंट्रल और स्टेट की पार्टनरशिप कितनी है, ये भी परीक्षा में पूछाता है। राज्य की साझेदारी, केंद्र और राज्य की जो पार्टनरशिप की बात की जाए सेंटर एंड स्टेट का, तो याद रखना 60 और 40 है। 60% केंद्र का और 40% राज्य का। लेकिन पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के लिए अगर पूछे तो लिख लो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए ये कितना है बेटा? 90, यानी केंद्र का हो जाएगा, 10 सिर्फ राज्य का होगा। ये भी आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछ देता है। केंद्र और राज्य की साझेदारी 60 और 40 का रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र 90% और जो पहाड़ी राज्य है वहां सिर्फ 10% होगा। यह बेहतरीन कॉलेज स्कूलेज बनेंगे, एक मिसाल ये प्रस्तुत करेगा। 14,500 से ज्यादा अभी तक इस पे काम हो चुका है। यहां तक कि आप, मैंने कहा, इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो उसके मानक है, उसके मानकों में क्या किया जाए बेटा? अच्छे तरीके से उसके मानक को फुलफिल करें, डिजिटल क्रांति लाया जा सके। आज देख रहे हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूं दिल्ली से, आप जहां गांव में बैठे, पूरे भारत में कहीं बैठे, अगर आप A+ चैनल से जुड़े हैं तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। एक माध्यम है, एक माध्यम जो बीच का बना हुआ है वो A+ बना हुआ है, और इंटरनेट की दुनिया में कोई कहीं से भी ज्ञान ले सकता है। मैं यहां से पढ़ा रहा हूं और आप लोग को वो चीजें वहां तक मिल रही है। यानी कि डिजिटल और इनोवेशन आधारित शिक्षा पर बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन पे बात की गई है। रोजगार और कौशल वृद्धि की बात की गई है, ताकि छात्रों को रोजगार परक शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने कि PhD की डिग्री ले लिए और पता चला ग्रुप डी के फॉर्म भरे। ये सब नहीं, आप स्किल्ड पढ़ाई करें। आप जो पढ़ाई करें सिर्फ स्किल्ड पढ़ाई करें। आपको इस परीक्षा में यही तो सीखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना हमें छोड़ना है, कितना हमें पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस है, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए जो है ये सारी चीजों को मैं जितना हो सके मैं उन चीजों को बता रहा हूं, ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए, ये क्या आ गया? चलिए, ये हट गया। तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। तो अगर कोई भी प्रश्न बेटा इससे पूछा जाए तो कम से कम आप बताने की स्थिति में रहेंगे कि प्रश्न क्या क्या पूछे जा रहे हैं और कौन कौन सी चीजें बेटा आप अच्छे से इसमें कर ले रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि क्या इस पे अगर फाइनल बात की जाए तो क्या इस पे जो की, अगर इसकी पूछा जाए कि सर इस पे मेन मेन किस पे फोकस है, तो क्या आप कह सकते हैं कि सर रोजगार और कौशल वृद्धि की जा सकती है इससे? क्या रोजगार मिल सकता है और कौशल वृद्धि, स्किल डेवलपमेंट किया सकता है? कौशल वृद्धि, रोजगार और कौशल वृद्धि की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। क्या हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। लिख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। क्या हम
डिजिटल और नवाचार आधारित शिक्षा की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लिख लो। डिजिटल और नवाचार आधारित शिक्षा, आधारित शिक्षा पर बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जाननी है। जब आप तैयारी अभी शुरुआती दौर में है, जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे सारी चीजें इसका और भी अच्छा आप लोग का होता जाएगा। राज्य और केंद्र का जो सहयोग का एक उदाहरण है ये। अभी मैंने कहा कि नॉर्मल कोई राज्य है तो 60-40 का अनुपात होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य है, पूर्वोत्तर है, पहाड़ी एरिया है, तो 90 और 20 का होगा, लेकिन 90% केंद्र का होगा और 10% बेटा राज्य का होगा। इस योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लिख लो बेटा, शिक्षा के क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है सभी को? तो सहकारी संघवाद को बेटा इस क्षेत्र, इसके माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, पीएम श्री से अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो आप कर सकते हैं, केंद्र और राज्य या कुछ भी, एक एक लाइन में प्रश्न पूछ देगा आपको, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू पूछ देगा। किस पे फोकस करना, क्वालिटेटिव एजुकेशन पे, ये मानक पूरा करना है, इस पे क्वेश्चन, या पीएम श्री का मेन उद्देश्य क्या है, कब घोषणा की गई थी, ये सारी चीजें मैंने इसीलिए आपसे बताया। और अभी तक जिले से 14,500 स्कूलों को इस योजना के माध्यम से लाकर एक मिसाल कायम किया गया है, और इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आप सभी को बताया, ताकि वो चीजें जानिए, उन चीजों पे काम कीजिए, और चीजें जितने भी हैं उन चीजों पर आप बात कीजिए कि देखिए प्रश्न कैसे पूछे आते हैं, और उसी तरीके से मैं आप सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं। मान लो पूछ दे 14,500, आपको पूछ दे 15,500, तो कम से कम याद रखिएगा अभी का डेटा है 14,500। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक हमारा है बेटा, अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है राज्यसभा चुनाव पे बात है। राज्य चुनाव जो प्रक्रिया एवं संबंधित जो मुद्दे हैं, आप जानते हैं संसद का जो निर्माण होता है, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पॉलिटिक्स रिलेटेड बात कर लेते हैं। जानते हैं कि संसद का जो निर्माण होता है, संसद जो पार्लियामेंट है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक है लोकसभा, एक है बेटा राज्यसभा, और राष्ट्रपति। तीनों के मिलने से हमारे पार्लियामेंट का निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं बेटा, निचला सदन, लोअर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को हम बेटा जनता का सदन बोलते हैं, क्योंकि जनता डायरेक्ट चुनती है। जो भी सांसद होते हैं वो जनता डायरेक्ट चुनती है। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं बेटा, उच्च सदन कहते हैं। जनता क्या चुनती है, जनता नहीं चुनती है, जनता नहीं चुनती है, जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो चुनते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि चुनते हैं। बात समझिएगा, कोई भी विधेयक होता है वो तो लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है, और फाइनल अप्रूवल, यानी कि दोनों सदनों से अगर विधेयक पारित हो जाता है तो फाइनल अप्रूवल क्या आता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या करते हैं, उस विधेयक पर बेटा हस्ताक्षर करते हैं, और हस्ताक्षर जैसे ही करते हैं वो देश का कानून बन जाता है, कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है देश का। राज्यसभा भारतीय संसद का अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वो अलग अलग फील्ड के होते हैं, खेल से, शिक्षा से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से। और अभी हाल ही में, चूंकि ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई ये तो स्टैटिक्स पोर्शन, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का चुनाव हुआ, भी हाल ही में हुआ। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद आर्टिकल 370, जो एक बहुत पुराना मुद्दा चल रहा था जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चूंकि अपना विधानसभा भी है, वहां मुख्यमंत्री है, चुनाव भी हुआ, और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव हुआ, और अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार आयोजित हुआ। इस चुनाव में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एनसी, जो पार्टी जीती हुई है, वहां पर मुख्यमंत्री जिसका है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 में से 3 सीटें जीती हैं, जबकि चौथी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो खैर ये जान लीजिए, बस जो बता रहा हूं वो सुन लीजिए आप। यानी कि 4 सीटें हैं। पहले तो ये कंफर्म कर लो, जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में, जम्मू कश्मीर, अगर आपसे पूछा जाए जैसे यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो जम्मू में जो चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में टोटल राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 4 हैं। 4 में से 3 सीटें किसने जीती हैं? एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते हैं, और 1 सीट किसने जीती है? भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। पहले तो ये डेटा आप सभी को याद होना चाहिए। अगर इतना पूछे तो कम से कम इतनी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। अगर टोटल बात करें हम राज्यसभा के सदस्यों की, तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में 245, और 245 में से 233 सदस्य क्या होते हैं बेटा? राज्य के द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और मनोनीत किसके द्वारा होते हैं? मनोनीत राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, या राष्ट्रपति जो भी होगा उसके द्वारा मनोनीत होंगे। ये पढ़ा है। और राष्ट्रपति नामित करते हैं। मान लीजिए मैं ही अच्छा काम करूं, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहूं, तो लोकसभा के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए कितने साल है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। आपकी उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये अलग अलग फील्ड के होते हैं, खेल से, साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज से। ठीक है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको बनाया जाता है राज्यसभा। तो टोटल, और आप जानते हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? मैक्सिमम बेटा 250 हो सकते हैं, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, 250। लेकिन वर्तमान में 245 है। बस इतना आप जानिए, आपके पॉलिटी वाले सर ने पढ़ाया होगा। अच्छा, चुनाव का आधार कैसे होता है? क्या चुनाव जनता डायरेक्ट देती है? नहीं, चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है। जनता के द्वारा डायरेक्ट ये लोग नहीं चुने जाते हैं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं बेटा? इनका चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विधायक है जो विधानसभा का चुनाव लड़ता है, वो वोट करेगा इनको। हम सिर्फ और सिर्फ क्या चुनते हैं? हम अपना विधायक चुनते हैं। लेकिन जो विधायक हैं वो लोग वोटिंग करते हैं, और वो लोग किसे चुनते हैं? वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, क्या उन्हें जनता डायरेक्ट चुनती है? नहीं। विधानसभा के जैसे जो सदस्य हैं उनको जनता डायरेक्ट चुनती है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता डायरेक्ट चुनती है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको जनता डायरेक्ट वोट करके नहीं चुनती है, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित होकर आते हैं, इलेक्टेड होकर आते हैं, उनका चुनाव होता है। मतदान में प्रत्येक विधायक जो है अपनी पसंद के उम्मीदवारों को प्राथमिकता में रैंक देता है। भाई 1 2 3 जो समझ में आएगा। एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये चुनाव का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले से चुनाव होता है। तो ये भी चीजें आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जनता डायरेक्ट वोट इनमें नहीं देती है। ठीक है। अगर मान लीजिए, अगर ये भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कोटा जो होता है, प्रत्येक विधायक का वोट का एक मान होता है, और जीत के लिए ओटो, आवश्यक वोटों की संख्या जो होती है एक फार्मूले के द्वारा दी जाती है। जो वोट की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है जो वोट की वैल्यू, वोट की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू का फार्मूला होता है कुल वोट। लिख लो बेटा, कुल वोट। वो फार्मूला होता है कुल वोट अपॉन सीटों की संख्या प्लस 1। लिख लो, सीटों की संख्या प्लस 1। और इसके साथ साथ बेटा एक चीज और हो जाता है, ये तो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में जो है ये चीजें हैं, और प्लस 1 भी की जाती है। अगर मान लीजिए 87 विधायक अगर जम्मू कश्मीर में है, 4 सीटों का कोटा कैसे निकालोगे? मान लो 87 विधायक हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, ये भी आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं, और 4 का भी चुनाव हुआ है, 4 चुनाव हुआ है राज्यसभा का। तो ये फॉर्मूला कैसे निकालेगा? एक विधायक का वोट का मान कितना मान होगा? तो करेंगे क्या? टोटल कितना? टोटल है 87, डिवाइड बाय सीटों की संख्या कितनी? सीटों की संख्या 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा। इसको करोगे 87 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे, और इसको करोगे तो बेटा आपका लमसम पूर्णांक में देखेंगे 19 के आसपास आपका, यानी कि एक का वोट वैल्यू का मत कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यही तो होगा।
ये पढ़ा होगा जब पॉलिटी वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो ये सारी चीजें भी बेटा उसमें लमसम, क्योंकि 18.4 आएगा लेकिन लमसम उसे 19 मानता है। यदि कोई उम्मीदवार इस कोटा को प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी हो जाता है। यदि कोई उम्मीदवार इस कोटा को प्राप्त नहीं करता है तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उनके वोट जो है दूसरी प्राथमिकता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों में क्या होती है बेटा, ट्रांसफर हो जाती है। ये भी डेटा आप सभी को बेटा याद करना पड़ेगा। तो ये भी जितनी भी चीजें बता रहा हूं उन सबको याद रखिएगा। अभी राज्यसभा चुनाव में जो है अगर आपने देखा होगा तो 2003 से पहले गुप्त मतदान होता था, लेकिन 2003 के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन हुआ और संशोधन के बाद बेटा खुले मतदान की प्रणाली लागू की गई। यह प्रणाली इसलिए भी की गई कि क्रॉस वोटिंग को रोकने में यह मदद करती है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के मामले में भी जो है क्रॉस वोटिंग की घटनाएं बेटा सामने आई है। तो अगर आपसे पूछो कि बताइए 2003 के पहले क्या होता था, तो 2003 के पहले बेटा वहां पर क्या होता था, क्रॉस वोटिंग गुप्त मतदान होता था। लेकिन 2003 के बाद वो जो है वहां पर क्या हुआ, क्रॉस वोटिंग जो है कि घटनाएं सामने आई भी है। और 2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के लागू होने के बाद, संशोधन के बाद जो है वहां पर खुले मतदान की प्रणाली लागू की गई है। यह प्रणाली जो है क्रॉस वोटिंग को रोकने में मदद भी करती है और जम्मू कश्मीर के हालिया चुनाव में इस वोटिंग को देखने को मौका भी मिला है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, आपके सर ने पढ़ाया होगा। अगर हम बात करें बेटा कि भारत में राज्यसभा चुनाव के लिए ये जो अपनाई गई जो एकल संक्रमणी मत प्रणाली है, ये किस देश से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। आपको मालूम होगा कि जब देश का संविधान लागू होने वाला था, संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लगे। और जो हमारे संविधानविद हैं, अंग्रेजों ने तो कहा कि आप अपना खुद का संविधान बनाइए अगर कैपेबल है। तो हमारे जो संविधानविद थे उन्होंने उसको प्राथमिकता से लिया और उन्होंने पूरी दुनिया के संविधान को पढ़ा, जो अच्छी चीजें ली उस देश के संविधान से उन्होंने लिया। कहीं से उन्होंने फंडामेंटल राइट लिया, कहीं से उन्होंने डीपीएसपी लिया, कहीं से जो अच्छा लगा वहां से उन्होंने लिया। और आपको याद होगा कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जबकि ब्रिटेन का संविधान बेटा अलिखित संविधान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एकदम याद होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर आपको ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीजें आपको एकदम याद होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 27 विधायक हैं, बीजेपी के पास मात्र 28 विधायक है और जो उम्मीदवार एनसी है उसके पास 32, ठीक है, को 32 वोट मिले हैं, अभी जानते हैं। यह परिणाम चूंकि राजनीतिक समीकरण को देखने के लिए है। बीजेपी के अलावा जो है एनसी पार्टी के मोहम्मद रमजान को मिला और रमजान के साथ सज्जाद अहमद किचलू को मिला, गुरविंदर सिंह ओबराय ने जीत हासिल की। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन लोग हैं, चूंकि 4 लोग चुनाव, मतलब इस बार 4 राज्यसभा की सीटें हैं, तो कुछ नाम मान लीजिए पूछ दे तो बीजेपी से कौन जीता उसका नाम क्या है, याद रखिएगा। जो बीजेपी से जीता है उसका नाम है सत्य शर्मा। क्या नाम है बेटा, सत्य शर्मा। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीता है, कॉन्फ्रेंस, 3 लोग जीते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। एक का नाम है गुरविंदर सिंह ओबराय, लिखो गुरविंदर सिंह ओबराय। दूसरे का नाम है बेटा, लिख लो, सज्जाद अहमद किचलू, सज्जाद अहमद किचलू। और तीसरे का नाम है बेटा एनसी पार्टी के मोहम्मद रमजान अहमद, लिखिए रमजान, मोहम्मद रमजान लिख लीजिए, मोहम्मद रमजान। ठीक है, तो 4 सीटें हैं, 4 में से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, 1 सीटें बीजेपी ने जीती। तो उनका नाम अगर पूछे तो मान लीजिए याद रख लीजिएगा। क्लियर है सबको? तो ये जितने भी टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया उसको याद रखिएगा। तो राज्यसभा के बारे में हमने बताया, क्या किस देश के संविधान से लिया गया,
बताइएगा कमेंट करके। जम्मू कश्मीर का सारा क्रॉस वोटिंग कैसे होता है, कितनी सीटें राज्यसभा की होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है, 1 सीट उसने जीता है भाजपा ने, और संसद का निर्माण किससे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सब बताया। इसके साथ साथ हमने जो है पीएम श्री योजना का पूरा डिटेल आप सभी को बताया, इसको केंद्र और राज्य का योगदान कितना होता है, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के लिए कितना होता है, सब हमने बताया। इसके साथ साथ मेन फोकस किस पे किया गया, ये हमने डिस्कशन किया। पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 2022 में घोषणा की गई थी। पीएम श्री के बारे में हमने चर्चा किया, और इसका थीम क्या है देख लीजिए, सारी चीजें हमने बात किया। आसियान का, मलेशिया में इस बार के पीएम जो है अनवर इब्राहिम, इसके बारे में हमने चर्चा किया। प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात किया, आसियान में कितने देश हैं, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कितने शुरुआत में थे, और भारत का रणनीतिक साझेदार है, 1/4 पूरे विश्व की संख्या है भारत आसियान की, पूर्व की देखे नीति की तरफ चल रहा है, और 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में हमने चर्चा किया। मैंने हर मुद्दे पर हमने चर्चा परिचर्चा बेटा किया है। आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा परिचर्चा आपसे बेटा हमने किया है। तो जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़िए, इसको बार बार रिकॉल करिए। अभी शुरुआत है, अभी कई चीजें आपको जाननी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मलेशिया के पीएम, तो आपको याद होना चाहिए इब्राहिम है वहां के। या मैं पूछूं कितनी राज्यसभा के सदस्य जम्मू कश्मीर में, तो आपको याद होना चाहिए। या आप पूछो संविधान संशोधन एक्ट कब आया, या गुप्त मतदान कब होता था, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आसियान में कितने देश है, ये याद होना चाहिए। स्थापना कब हुई, ये याद होना चाहिए। इस बार कौन सा हुई, वो याद होना चाहिए। थीम क्या है, वो याद होना चाहिए। सारी चीजें बने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पूरा बताने का प्रयास मैंने किया है। तो इसी उम्मीद के साथ, चूंकि करंट अफेयर आपके सर ने कहा है कि डेली क्लासेज होंगे, तो मैं प्रिंस जायसवाल डेली करंट अफेयर आपके सामने लेकर आऊंगा। विगत 8-10 सालों से मैं लगातार करंट अफेयर और हिस्ट्री क्लास में ले रहा हूं। तो मेरे पे भरोसा रखो बेटा, आपका जो भी पेपर की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी कर रहे हो, आरएएस कर रहे हो, अदर स्टेट के स्टेट पीसीएस कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवारी कर रहे हो, दरोगा सिपाही, टीजीटी पीएचडी कुछ भी कर रहे हो, सब में करंट अफेयर पूछे जाते हैं। आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। मान लीजिए कोई पटवारी का पेपर होगा, तो यही पूछ देगा कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है, आसियान में कितने सदस्य हैं, कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं शामिल है, कौन है कौन नहीं, यही सब उठा के पूछता है। बस पूछने की क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदल जाती है पेपर टू पेपर। आपको मैं पूरा डिटेल पढ़ा दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आए एकदम कॉपी पे अपने नोट करो, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपका भी काम है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कॉपी पे पूरी चीजों को नोट डाउन करो। ना आसियान आज बदला है ना कल बदलेगा, एक बार स्थापना कर दिया गया, शुरुआत में कितने मेंबर थे, वर्तमान में कितने मेंबर हैं, जो आएंगे उसे एड ऑन करते रहना, बाद में भविष्य में कभी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको बेटा गंभीरता से देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर क्लास में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपने वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक संख्या में, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो है मैं आपको जो है क्या करूं, क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, इन्हीं आशा के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, नमस्कार।